आज हम जानेंगे दिल्ली या इंद्रप्रस्थ का वो भूला बिसरा इतिहास जिसे कम लोग ही जानते हैं। जिनमें से कुछ तो आप जानते होंगे, लेकिन कुछ पर शायद विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि थोड़ा तोड़ मरोड़ कर जिसके अस्तित्व की ही बदल दिया गया हो, उसकी सच्चाई पर भला कौन विश्वास करेगा। जय श्री राम मित्रों, मैं हिंदू राघव सिंह लोधी बक्सवाहा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ दिल्ली घूमने के लिए। यहाँ हम केवल दिल्ली घूमेंगे ही नहीं, बल्कि इसके बिसरे हुए इतिहास को भी जानेंगे। आज हम जानेंगे दिल्ली के पुराने किले का रहस्य और साथ ही कुतुब मीनार और लाल किले का सच। शुरुआत करते हैं दिल्ली के पुराने किले से। यहाँ दिल्ली का ही नहीं बल्कि आर्यवर्त का गौरवशाली अस्तित्व छिपा है, लेकिन किले में नहीं बल्कि किले के गर्भगृह में इसका अस्तित्व छिपा है। इसके रहस्य को जानने से पहले हम इस किले के इतिहास पर नजर डालते हैं। नई दिल्ली में यमुना नदी के तट पर स्थित पुराना किला, जिसका निर्माण शेरशाह ने 1538 से 1545 के बीच कराया था। शेरशाह ने हुमायूं से दिल्ली का सिंहासन छीन लिया था और भारत से बाहर कर दिया था। इसी बीच दिल्ली पर अपने शासन के दौरान अपने इस किले का निर्माण कराया था शेरशाह ने। इतिहास में पढ़ाया गया जाता है कि उसने यह किला 1533 में हुमायूं द्वारा स्थापित दीनपनाह नगर को ध्वस्त करके बनाया था। लेकिन ये अधूरा सच है मित्रों, क्योंकि जिस नगर को हुमायूं द्वारा स्थापित किया जाता गया है, उस स्थान पर नगर तो हजारों वर्षों पहले से था या विद्यमान था, जिसके केवल नाम बदलकर हुमायूं ने सिर्फ नाम बदलकर दीनपनाह कर दिया। और उसने ये नाम इसलिए बदल दिया क्योंकि नाम हिंदुओं के लिए बहुत मायने रखता था, और जिससे कि मुगलों ने हमेशा से किया हिंदुओं के स्वाभिमान पर पहचान से जुड़े हर स्मारक को तोड़ मरोड़कर उसे अपना बताकर उसके अस्तित्व की पहचान ही बदल दी, ताकि आने वाली हिंदू पीढ़ी का सर कभी स्वाभिमान से ना उठ सके। बाद में शेरशाह ने यहीं पर अपना किला बनवाया, क्योंकि इस खास जगह को उसके लिए याद किया जाए। तो ऐसी क्या विशेषता है इस किले की कि जो ध्वस्त होने के बाद भी हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस किले का इतिहास आज से भले ही 474 वर्षों पुराना हो, लेकिन इस पौराणिक नगरी की मिट्टी ने इस किले की नींव को साम रखा है। इसकी इतिहास महाभारत काल से प्रारंभ होता है। खांडव प्रस्थ की जिस उजड़ बंजर और दुर्गम भूमि पर पांडवों ने स्वर्ग के समान अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ को बसाया था, उसी भूमि पर आज ये खड़ा है या दिल्ली खड़ी है। कहने का अर्थ है कि इस किले की मिट्टी आज भी पांडवों के सामर्थ्य की गवाही देती है। जो वर्तमान अभी पुराना किला है, पांडवों के स्वामित्व की कहानी अभी भी बयां करती है। और वहीं साक्ष्यों के साथ पुराने किले की शिलापट्टों पर यह सामने लिखा है कि खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्व वेदों का एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थान पर थी। जो पुराना किला है दिल्ली के अंदर, इसमें एक बहुत ही पुरातत्वविदों का एक बहुत बड़ा वर्ग यह मानता है कि यहाँ पे पांडवों की राजधानी थी। पांडवों की राजधानी इसी स्थान पर थी। इस विषय पर पहला तथ्य यह है कि यहाँ खुदाई में एक बर्तनों के अवशेष मिले हैं जो महाभारत से जुड़े अन्य स्थानों पर भी मिले हैं। इसके अलावा महाभारत से जुड़े प्रसंग और प्राचीन परंपराएं भी इसी ओर संकेत करती हैं कि पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ इसी स्थान पर थी। इस बारे में सबसे बड़ा तथ्य यह है कि इंद्रप्रस्थ के अपभ्रंश इंद्रपत नाम का एक गांव भी 1913 तक पुराने किले में स्थित था। राजधानी नई दिल्ली का निर्माण करने के दौरान अन्य गांवों के साथ उसे को भी हटा दिया गया था। लेकिन क्या महाभारत का इंद्रप्रस्थ केवल एक छोटा सा गांव बस रह गया था? तो इसका उत्तर तीसरे तथ्य से मिलता है दोस्तों, और वो ये है कि दिल्ली में साईबल नाम का एक गाँव है, जहाँ से 1318 ईस्वी का एक संस्कृत भाषा का अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख लाल किले के संग्रहालय में सुरक्षित है। इस अभिलेख में सारबल के इंद्रप्रस्थ जिले में स्थित होने के उल्लेख मिलता है। यानी हुमायूं से पहले तक इंद्रप्रस्थ बड़ा नगर था, जिसके अंतर्गत कई गांव आते थे। महाभारत के दौरान कुरु देश की राजधानी हस्तिनापुर थी। जब पांडवों और कौरवों के बीच संबंध बिगड़ गए तो कौरवों के पिता धृतराष्ट्र ने पांडवों को यमुना नदी के किनारे खांडव प्रस्थ के क्षेत्र दे दिया। वहां पांडवों ने विशाल झील द्वारा घिरे हुए एक नगर का निर्माण कराया और उसकी
रक्षात्मक परिचिन बनाई। और ख़ास बात यह है कि पुराने किले की रूपरेखा भी इसी प्रकार की है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस किले के अर्ध भाग से दाहिनी ओर तक विशाल झील है, जो कि इस किले के चारों ओर से घिरी हुई है। संभवतः शेरशाह को विशाल झील से घिरा हुआ एक सुरक्षित नगर दिखा, जो उसकी राजधानी बनने के लिए उपयुक्त थी, और उसने पांडवों की राजधानी को ध्वस्त करके उस स्थान पर अपना किला बनाया। इससे स्पष्ट होता है कि इंद्रप्रस्थ नगर यहीं पुराने किले के स्थान पर बनाया था। पुराने किले का नाम इंद्रप्रस्थ महाभारत का इंद्रप्रस्थ है। इससे साबित करने के लिए एक और तथ्य भी है। जब पांडव कौरवों के साथ जुआ खेलते हुए इंद्रप्रस्थ तथा अपना सब कुछ हार चुके थे और वन में भटकते हुए भावी महायुद्ध की तैयारी कर रहे थे, तब युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का शांति प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गए और कहा, पांडवों को राज्य के लिए केवल 5 गांव दे दिए जहां तो युद्ध रुक सकता है। इस पर दुर्योधन ने पांडवों की 5 गांव की मांग को ठुकराते हुए कहा था कि सुई की नोक के बराबर ही भूमि में पांडवों को नहीं दूंगा। आखिरकार महाभारत का युद्ध हुआ। जिन 5 गांवों की मांग पांडवों ने की थी, उनको इंद्रप्रस्थ पर शासन करने के दौरान पांडवों ने ही बसाया था, और इन 5 गांवों के नाम के अंत में पस्त या प्रस्थ शब्द रखा, जिसका अपभ्रंश होकर आज पत हो गया है। महाभारत के अनुसार इन 5 गांवों में पहला गांव है पांडुप्रस्थ, पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ, आज की दिल्ली में आज जहां पुराना किला है, वहीं पहले इंद्रप्रस्थ नाम का नगर था। दूसरा गांव था पांडुप्रस्थ, यानी कि आज का पानीपत। तीसरा गांव था स्वर्णप्रस्थ, यानी आज का सोनीपत। चौथा गांव था बागपत, यानी कि ब्रजपत, यानी कि आज का बागपत। बागपत में ही वो जगह है जहां कौरवों ने लाक्षा गिरा बनवाकर उसमें पांडवों को जलाने की कोशिश की गई थी। और चौथा गांव है तिलपत, यानी आज का तिलपत। ये क्रम से बसे हुए 5 गांव थे जिनको पांडवों ने कौरवों से मांगे थे। इससे यह सिद्ध होता है कि यही इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। अब हम जानते हैं महाभारत युद्ध के बाद के इंद्रप्रस्थ की कहानी। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने और अर्जुन को इंद्रप्रस्थ राज्य मिला। अर्जुन के वंश अर्जुनिया कहलाएगी। अर्जुनिया कुल में तोमर नामक एक राजा हुए, जिसके नाम से तोमर वंश चला, और इस वंश के राजा आनंदपाल ने इंद्रप्रस्थ के पास ही नई नगरी दिल्ली बसाई तथा विशाल दुर्ग निर्माण कराया, जिसका वैभव देखते ही बनता था। समय चलता रहा और इतिहास बनता रहा, लेकिन अंततः साहेबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज चौहान पराजय होने के बाद इंद्रप्रस्थ और फिर दिल्ली पर चंद्रवंश हजारों वर्षों का शासन समाप्त हो गया, और तोमर कुल के बाद क्रमशः गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश सल्तनत रही। और फिर दिल्ली के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी को बाबर ने परास्त करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली। जो बाबर है, इसने इब्राहिम लोधी को पानीपत के मैदान में हराया था, और जिसका पानीपत का जिक्र हम पांडवों द्वारा बसाए गए नगर में कर चुके हैं। अर्थात पानीपत एक ऐतिहासिक नगर था जिसमें भारतवर्ष की प्रमुख 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थीं, और जो स्नोली अभी रिसर्च हुई है उस पर स्नोली में, तो वहाँ पे जितने भी साक्ष्य मिले हैं वह पूर्णतया महाभारत कालीन साक्ष्य मिले हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं लाल कोट या लाल किले की। दिल्ली के दुर्ग लाल कोट का, जैसे कि पहले भी बताया है कि पांडवों के कुल की ही एक शाखा तोमर वंश के राजा आनंदपाल ने इंद्रप्रस्थ के समीप दिल्ली बसाई थी तथा लाल कोट का निर्माण करवाया था। इसे अब लाल किला कहा जाता है। जैसा कि हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है कि लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया था, तो आपको जानना चाहिए कि मुगल शासकों ने भारत में कोई भी नवनिर्माण नहीं कराया, बल्कि हिंदुओं के स्वाभिमान पर चोट करने के लिए उन्होंने हिंदू राजाओं द्वारा निर्मित भव्य वास्तुशिल्पों को तोड़ मरोड़ कर अपना बनाने का निंदनीय कार्य किया है। लाल कोट का निर्माण तो शाहजहां के जन्म से भी सैकड़ों वर्षों पूर्व हो चुका था, और वह लाल कोट दुर्ग आज के लाल किले जैसा नहीं था, बल्कि इतना भव्य और वैभवशाली था कि जिसे देखकर आक्रमणकारी भी देखकर रह जाते थे। जहां शाहजहां से सैकड़ों वर्षों पहले कुतुबुद्दीन
का समकालीन इतिहास लेखन हसन निजामी अपने ताजुक माशरी में लिखता है कि अजमेर के मामले को निपटाकर गौरी ने दिल्ली की ओर कूच किया, जो हिंद के प्रमुख नगरों में से एक था। जब वह दिल्ली आया तो उसने एक ऐसा गढ़ देखा जिसकी ऊंचाई पर सुदृढ़ता के बराबर अधिक इसके दूसरे स्थान पर भी सातों लोगों के विस्तार में कोई अन्य गढ़ नहीं है। अर्थात कि लाल कोट का निर्माण शाहजहां से पहले भी हो चुका था, जिसके लिए हसन निजामी ने अपनी ताजुल माशरी पुस्तक में उसका उल्लेख भी किया है। हसन निजामी के बाद फिर एक और इतिहासकार हैं, प्राचीन लाल कोट दुर्ग को अमीर खुसरो ने भी देखा था। उसने लिखा है कि लाल कोट की अटारियों की ओर देखने पर पगड़ी गिर जाती है। केवल लाल कोट दुर्ग ही नहीं बल्कि ऐसे कई दुर्ग हैं जिन्होंने हिंदू शिल्प कला को तोड़ मरोड़ कर अपना बना लिया। आप ही बताइए दोस्तों, जिनके बाप बुजुर्गों की सऊदी अरब या खाड़ी देशों से मुगल आए थे, वहाँ पर उनकी बनाई हुई एक दीवार भी नहीं, यहाँ पे आके लाल किले का निर्माण कर दिया। यदि मुगलों को वाकई लाल किला या कोई किले का निर्माण करना आता होता तो वो लाल किले का निर्माण नहीं करते, बल्कि वह पीले किले या हरे किले का निर्माण करते। बल्कि लाल किला हिंदुओं के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए लाल किले का निर्माण तोमर शासकों ने कराया था। क्योंकि मुगल यदि करवाते तो वो पीला करवाते, और जिनके खुद के बाप दादाओं के जहाँ के वो वंशज, वहाँ पर उनकी एक कोई पुराने मकान किलों की नींव तक नहीं मिली, वो यहाँ पे आके लाल किला कैसे बनवा देंगे? आप ही बताइए दोस्तों। तो लाल किला पूर्णतः एक प्रकार से हिंदू शिल्प कला है, जिसके लिए तोमर शासकों ने बनवाया था, और तोमर शासकों में आनंद पाल के समय पर लाल किले का निर्माण कराया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों कीर्ति स्तंभ की। तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण भी तोमर शासकों ने अपनी विजय के पश्चात कराया था, जिसे अब कुतुब मीनार कहते हैं। जैसा कि इतिहास में पढ़ाया जाता है कि असल में कुतुब मीनार के निर्माण में कुतुबुद्दीन व इल्तुतमिश का कोई हाथ नहीं था। इस कीर्ति स्तंभ को दिल्ली के तोमर शासकों ने अपनी विजय के पश्चात बनवाया था, परंतु एक सूफी संत कुतुबुद्दीन की मजार के पास स्थित होने के कारण इसे कुतुब की लाट और फिर कुतुब मीनार कहा जाने लगा। कुतुबुद्दीन के बाद तोमर कालीन भगवान विष्णु की प्राचीन प्रतिमा तथा अनगिनत खंडित अवशेष मिले हैं, और कुतुब मीनार के नीचे स्थित कुब्बत और इस्लाम मस्जिद विष्णु मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। केवल दिल्ली के कुछ प्रसिद्ध स्मारक ही नहीं बल्कि देश भर में ऐसे सैकड़ों हजारों स्मारक होंगे जिनकी असल पहचान भी जिहादियों द्वारा बदल दी गई। दोस्तों, आपकी नज़र में भी कोई ऐसा स्थान है जिसे जिहादियों ने खंडित करके जबरन अपना बनाया हो तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आज के विषय के बारे में अपने विचार ज़रूर अवश्य रखें।